इधर दूसरी ओर लगातार आकाश हॉल का चक्कर लगा रहे होते हैं। शत्रुपा जी लगातार आकाश जी को देखती है, पर वो जब उनसे कुछ पूछती वो बिना कुछ बताए टहलने लगते। तभी गेट से इंटर करती हुई संध्या की नजर अभी कुछ देर पहले आकाश और शत्रुपा के बीच चल रही नोकझोंक पर जाती है। वो मुस्कुराते हुए, अब मेरे टॉम एंड जेरी किस बात पर लड़ रहे हैं, वो अपने बैग को रखते हुए कहती है। आकाश उसे देखते हुए आश भरी नजरों से देखते हैं, जैसे वो कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, यही है जो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। पर जल्द ही आकाश जी सीरियस टोन में आते हुए, संध्या बेटा हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए न पापा, संध्या ने बिना किसी भाव के कहा। बेटा हम चाहते हैं कि, वो थोड़ा रुककर, हम चाहते हैं कि आप शादी कर लो। क्या संध्या जो इस वक्त पानी पी रही होती है, वो अचानक से खशाने लगती है, पर जल्द ही सामने होकर वो अपने पिता की ओर देखते हुए कहती है, क्या अब आप मेरा भार नहीं धो पा रहे हैं डैड? मैं जानती हूँ मैंने आप सबको आज तक बहुत दुख दिए हैं, मेरी वजह से आप सबको इतनी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी थी। कोई नहीं, मुझे बस कुछ समय दीजिए। मैंने बताया था ना कि मैंने कॉलेज प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, वो जॉब मुझे मिल गई है। 2 हफ्ते में सारे प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ से पक्का चली जाऊंगी, फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। आकाश जी उसके सामने मीज पर बैठते हुए, यह क्या कह रही हो संध्या? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे लिए भार हो? वैसे भी बेटा तुम कब तक अपने अतीत के कारण अपनी भविष्य को नकारती रहोगी? तुम्हें पता है वो लड़का काफी अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। संध्या अपने पिता की बात ध्यान से सुन रही थी, पर फिर भी वो अब किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। उसने एक बार फिर से आकाश जी को कन्विंस करते हुए कहा, पर डैड आप तो सब जानते हैं ना कि हम क्यों? आकाश जी ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, बेटा कभी कभी भविष्य के सुनहरे रोशनी को देखने के लिए अतीत के घने कोहरे से बाहर निकलना ही पड़ता है। हम इसके आगे अब कुछ नहीं सुनना चाहते, वो लोग कल आ रहे हैं, आप समय से तैयार हो जाइएगा। वो इतना कहते हुए बाहर चले जाते हैं। संध्या ना चाहते हुए भी मन मार कर अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ रोहन लगातार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा होता है, पर लाख कोशिश के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी तय कर दी गई है। कहीं डैड को मेरे अफेयर्स के बारे में तो पता नहीं चल गया, या मेरे किसी लव स्कैंडल के बारे में? पर एक मिनट, मेरे तो अभी कोई लव अफेयर तो हुए ही नहीं, और अब जब अफेयर ही नहीं हुआ तो स्कैंडल कैसे होगा? वो अपने हाथों को घुमाता हुआ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट, भाई को जरूर पता होगा। वो अचानक से खड़े होते हुए कहता है। वो दौड़ता हुआ अपने भाई के रूम में पहुंचता है। वैभव और माया अभी अपना क्विलिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों का किस हो पाता, इससे पहले ही रोहन ने झटके से अपने भाई को खींच लिया। भाई सुनो ना, मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे। रोहन को जब तक समझ आता कि वहाँ क्या हो रहा था, तब तक उसने सब गुड़ गोबर कर दिया था। माया ने जैसे ही रोहन की आवाज सुनी, उसने जल्दी से अपने आंखें खोला। यू, तुम इतने बड़े हो गए और तुम्हें पता नहीं किसी कपल के रूम में नॉक करके आना चाहिए, माया ने गुस्से में कहा। वैभव बीच में ही, छोड़ो ना माया, बच्चा है अभी। हाँ रोहन बोल, तुझे क्या बात करनी है? माया वैभव को कुछ रिएक्ट ना करते देख गुस्से से बाहर निकल जाती है। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि आप और भाभी। रोहन ने अपना सर नीचे करके कहा। अच्छा कोई नहीं, बता क्या हुआ है? क्यों इतनी रात गए पूरे घर को सिर पर उठाए घूम रहा है? वैभव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। क्या भाई आप भी? रोहन ने झूठे गुस्से से कहा। फिर वो सीरियस टोन से बोला, भाई आपको पता है घर में प्लॉटिंग हो रही है। वैभव जो अपने पिता के साथ राजनीति में था और राजनीति में आए दिन घटना होना आम था, इसलिए वो भी गहरे आवाज में कहता है, प्लॉटिंग किसने की छोटे, और जरूर इसके पीछे अपोजिशन होगा, पर तुम नाम बता, मैं सब हैंडल कर लूंगा। रोहन ने अपना सर पीटते हुए, अरे भाई आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो, और मेरी शादी की कंस्पिरेसी अपोजिशन क्यों करेगी? क्या शादी की प्लॉटिंग? वैभव ने हैरानी से कहा। हाँ भाई आपको पता है, डैड मेरे कमरे में आए और उन्होंने एक कॉल आने की सजा के रूप में मुझे शादी के लिए बोल कर चले गए। मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। वैभव तेजी से हंसता हुआ। रोहन तुम सच में बददिमाग है, यहाँ कहीं पर अपने दिमाग को बेच आया है, कुछ भी बोल रहा है तू। डैड ने तेरा फोन रिसीव करने से तुझे शादी के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने दोपहर में ही तेरी शादी तय कर दी थी। रोहन आवक सा, मतलब आपको भी पता है? वो वैभव को बटरिंग करता हुआ, भाई आप तो जानते हो ना मैं अभी बच्चा हूँ, मेरे तो दूध का एक दांत भी अभी बाकी है टूटना। ये देखो ये वाला। वो अपना मुंह खोल उसे एक दांत की ओर इशारा करते हुए, भाई आप। उससे पहले ही वैभव ने उसे नकारते हुए कहा, नहीं छोटे, इस बार तो बिल्कुल उम्मीद मत करना।
से बात नहीं करने वाला। और डैड इस बार किसी की बात सुनेंगे मुझे लगता भी नहीं, इसलिए जाओ लेट हो रहा है, सो जाओ, कल हम लड़की वालों के घर भी जाना है। वो उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है। रोहन नौटंकी करता हुआ, ठीक है भाई। वो अपने हाथों से झूठे आंसू पोंछते हुए, दुनिया याद करेगी कि आपने अपने छोटे भाई को रोते बिलखते छोड़ दिया। हिस्ट्री याद रखेगी आपको, हिस्ट्री। कंस जैसा भाई के भाव, सॉरी वैभव। वो अपनी झूठे आंसू को पोंछने का दिखावा करता हुआ। वैभव उसकी नौटंकी देख मन में मुस्कुराता हुआ, यह नहीं सुधरेगा। वो उसे चिढ़ाते हुए, कंस भाई नहीं मामा था। अरे भाई आप डिटेलिंग पर क्यों जा रहे हो, आपको मेरे आंसू नहीं दिख रहे? रोहन फिर से झूठे आंसू पोंछते हुए। वैभव पहले तो मुस्कुराता है, पर जल्द ही वो अपना ओरा थोड़ा सख्त करता हुआ, नहीं आ रहा क्या? रोहन ने पूछा। आंसू नहीं आ रहा, जाकर अच्छे से रोने की प्रैक्टिस करके आप फिर बात करते हैं। वो इतना कहकर दरवाजा लगा देता है। रोहन मुस्कुराता हुआ अपने मन में, भाई प्रैक्टिस तो मैं करके जाऊंगा, वो भी ऑस्कर विनिंग। अब से शुरू होता है मिशन शादी रोको। वो गाने गुनगुनाते हुए अपने कमरे को और बढ़ जाता है। रोहन अपने रूम में आता है और बेड पर बैठकर मोबाइल में यूट्यूब पर सर्च करता है, हाउ टू स्टॉप मैरिज, शादी कैसे रोके। पर यूट्यूब लगातार शादी कैसे जल्दी हो, शादी की अड़चनों को कैसे दूर करे, यही सब शो कर रहा था। रोहन ने जितनी भी बार अलग अलग तरीकों से सर्च किया, सब जगह शादी कैसे जल्दी हो पाए उसके बारे में वो बता रहे थे। कोई भी शादी रोकने को लेकर कुछ बता ही नहीं रहा था। वो अपने फोन को गुस्से में बंद करते हुए, क्या यार पूरी दुनिया में सबको शादी ही करनी है क्या? सब शादी करने को बता रहे हैं, कोई शादी रोकने के भी तो उपाय बता दो। वो कुछ देर ऐसे ही सोचता है और वापस से अपना फोन उठता है और कबीर को फोन लगाता है। उस ओर से कबीर सोई हुई आवाज में कहता है, क्या यार रोहन सोने देना, ना खुद सोता है ना किसी दूसरे को सोने देता है। अगर इतना ही ना सोने का शौक है तो गर्लफ्रेंड बना ले और रात भर लैला मजनू वाली बातों में लगा रहा कर, और अगर वो नहीं कर सकता तो शादी कर ले, अब फोन रख। रोहन गुस्से से, साले कमीने, मैंने तुझे शादी रोको मिशन के लिए फोन किया है और तू मुझे शादी करने की सलाह दे रहा है, और इतनी जल्दी कौन सोता है बे? कबीर अपनी एक आंखें झपाकर अपने मोबाइल की घड़ी देखता है। रात के 1 बज रहे होते हैं। वो फिर फोन की स्क्रीन को देखकर कुछ बुदबुदाता है और फिर अपने कानों से लगाकर कहता है, भाई इंसान इतनी जल्दी इंसान सोते हैं, तेरी तरह उल्लू नहीं हूं ना, इसलिए जल्दी सो रहा हूँ, अब फोन रख। वो यह कहता हुआ फोन काट कर स्विच ऑफ कर देता है। रोहन उसे फिर से कॉल करता है, पर सामने से जवाब आता है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रिच इज करंटली स्विच ऑफ। रोहन गुस्से से फोन बेड पर पटकते हुए, साले कमीने, अब कहियो तू कभी ब्रेड पकोड़े खिलाने और कोक पिलाने को, साले अब नहीं खिलाऊंगा, डोरेमोन की कसम। रोहन अपना फोन फिर से उठाता है और उसमें कुछ सर्च करने लगता है, और फिर जैसे जैसे वो उसे देखता है उसकी आंखें चमक उठती है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसमें कुछ करने लगता है। देखते देखते सुबह के 4 बज चुके होते हैं। रोहन अंगड़ाई लेते हुए, अब देखता हूँ कैसे करवाते हो मेरी शादी। वो अपने पीठ पर अपने हाथों से ठोकते हुए, शाबाश जीनियस, यू आर ग्रेट। अब तुझे कोई लड़की हाँ नहीं कहने वाली शादी के लिए। जबकि वही दूसरी ओर अग्निहोत्री मिशन में संध्या रात से ही अपनी उधेड़ बुन में लगी हुई है। रह रह कर अतीत की कुछ धुंधली यादें उसके ज़हन में उठ रही है। वो लगातार अपने आंखों के कोने में आती आंसू की बूंदों को पोंछती जाती है। आखिरकार धीरे धीरे वो नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह दोनों ही घरों में काफी चहल पहल हो रही है। जहाँ एक ओर अग्निहोत्री मिशन में सभी के आने की तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर प्रजा निवास में सभी जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। अरे भाग्यवान, मिठाइयों की टोकरी रखवाई या नहीं आपने? भूपेश जी ने शुभलक्ष्मी जी को देखते हुए पूछा। अरे बिल्कुल सब रखवा दिया, आप कोई टेंशन मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा, शुभलक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा। और आपके साहबजादे उठे कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि सब चले जाए और जिनको घोड़ी चढ़ना है वही यहाँ रह जाए। भूपेश जी ने फिर से पूछा। जी हम देखते हैं। माया बेटा आप देखिए ना वैभव तैयार हुए या नहीं, हम तब तक रोहन के कमरे से हो आते हैं। शुभलक्ष्मी जी माया से कह सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। शुभलक्ष्मी जी रोहन के कमरे में आते हुए वो देखती है कि सारे चादर नीचे जमीन पर गिरी है, चारों ओर कागज मोड़कर फेंके हुए हैं, कपड़े जैसे तैसे मोड़कर चेयर पर रखे हैं, पानी की बोतल हल्की नीचे झुकी है जिससे बूंद बूंद करके पानी फर्श पर बिखर रही है। शुभलक्ष्मी जी यह सब देखकर, हाय राम, क्या हालत कर रखा है कमरे का इस लड़के ने। कभी कभी तो लगता है कि इसके पापा का डिसीजन बिल्कुल सही है कि इसकी शादी करा दी जाए, तभी सुधरेगा यह लड़का।
और ऐसा कौन से संविधान में लिखा है कि शादी करा दोगे तो मैं सुधर जाऊंगा? रोहन ने झूठे गुस्से के साथ बेड से उठते हुए कहा। सुबलक्ष्मी जी उसके गालों को प्यार से सहलाती हुई, बेटा तू सुधरे न सुधरे यह कमरा तो सुधर जाएगा। यह क्या हाल बना रखा है तूने? तू अपने अलावा यहाँ किसी को आने नहीं देता है और तू खुद इस कमरे को साफ करता नहीं है, तो आखिर कोई तो होनी चाहिए न तुझे और इस कमरे को ठीक करने के लिए। हाँ तो आप हो ना? आप भी आती है कमरे में और आप तो मेरी गलती पर कान भी खींचते हो, फिर और किसकी जरूरत है मुझे? रोहन ने रुआसी आवाज में कहा। हाँ वो तो है, पर क्या है ना, अब हमारी उम्र हो गई है, क्या पता हम कल सोकर उठे ही ना, फिर कोई होनी चाहिए ना हमारे लड्डू को संभालने के लिए। शुभलक्ष्मी जी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, क्या माँ कुछ भी कहती रहती हो? जाओ मैं आपसे बात नहीं करता। रोहन ने शुभलक्ष्मी जी से पीठ दिखाकर बैठते हुए कहा। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहेंगे, यह देखो हमने काम भी पकड़ा है, शुभलक्ष्मी जी ने उसके सामने आते हुए कहा। रोहन उनके गले लगते हुए, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे और आपको अभी बहुत जीना है, समझी आप? शुभलक्ष्मी जी हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। शुभलक्ष्मी जी रोहन से थोड़ा दूर होते हुए, अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे पिताजी सारा घर सर पर उठा लेंगे। रोहन और शुभलक्ष्मी दोनों मुस्कुरा देते हैं। वो दोनों सीढ़ियों से उतर नीचे आ जाते हैं।